बसंत खांडेलकर पटेल रोड पर चला जा रहा था। एक ही विचार उसके मस्तिष्क में कौंध रहा था कि किसी भी तरह से उसे इस अपमान का बदला लेना है। परंतु क्यों? एकाएक उसके मस्तिष्क में यह प्रश्न कौंध गया। वह ठिठक गया। अरे ये क्या सोचने लगा वह? पूनम का क्या कसूर है? नहीं, आखिर पूनम ने ही तो उसे बुलाया। उसका ही अपराध है। लेकिन वह इतना नीचे क्यों गिरा? वह फिर से सोचने लग गया। इस तरह सभी घटनाएं उसके सामने स्पष्ट होने लगी थी। एलिट पार्क में बैठे हुए वह फिर सिगरेट के छल्ले बना रहा था। आज से 2 वर्ष पहले वह इसी स्थान पर पूनम से मिला था। आजकल तुम इतना खोए क्यों रहते हो? कुछ नहीं, वह बुदबुदाता। पर मुझसे क्या छिपाना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वह मुस्कुरा दी और दोनों पटेल रोड पर चल पड़े। फिर एक कैफ़े में बैठकर दोनों ने कॉफ़ी पी और हंसते हुए उठकर चलने लग गए। पर फिर एक बार मौन दोनों के बीच में था। तभी एकाएक रमेश, पूनम का पुराना मित्र, दिखा। हेलो पूनम। हेलो रमेश। अरे भाई, तुम तो दूज की चांद हो गई हो। पूनम, दिखाई ही नहीं देती हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, पूनम ने कहा। अरे तो मुझे खबर क्यों नहीं दिया? रमेश बोला। अरे नहीं, अब मैं ठीक हूँ। पूनम ने बात को ख़त्म करने की कोशिश की थी। अच्छा तो यही है आपके, रमेश ने बसंत की ओर इशारा करते हुए कहा। अरे नहीं, ये तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, पूनम ने बसंत की ओर कनखियों से देखते हुए कहा। चलो ठीक है, वरना मैं भी सोच इतना बेमेल तो नहीं ही होना चाहिए, रमेश ने हंसते हुए कहा। और आगे बसंत सुन न पाया क्योंकि वह पूनम से अलग होकर दूसरी तरफ चला गया था। उसका मन विद्वेष से भर गया था। ये पूनम भी क्या है, जहरीली फूल। तो क्या उसे मुझसे प्रेम नहीं है? मात्र दिखावा करती है। उसे सिर्फ धन से प्यार है। इसी तरह सोचते हुए वह चलता रहा कि फिर उसे ऐसा लगने लगा कि शायद वह कुछ गलत ही सोच रहा है। आखिर इसमें पूनम का क्या कसूर है? उसने अपने आप से प्रश्न किया। नहीं नहीं, पूनम तो सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही प्रेम करती है। तब दोष किसका? उसका। हाँ, यही ठीक है। इसी तरह से उधेड़ बुन में सोचते हुए कब घर आ गया पता ही नहीं चला। तभी नौकर ने खाना लगा दिया। उसे खाने में तनिक भी स्वाद नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में रह रह कर रमेश के कहे शब्द गूंज रहे थे। इसके लिए वह खुद को जिम्मेदार मान रहा था। तनाव से उसके मस्तिष्क की सिराओं में दर्द होने लग गया था। उसे लगा कि अब वह आगे कुछ भी सोचने की स्थिति में नहीं है। अब वह सोने की तैयारी कर रहा था। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बज उठी। उसने सोचा कि इतनी रात में कौन हो सकता है। फिर भी उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि पूनम सामने खड़ी थी। तुम? आश्चर्य से उसने कहा। हाँ मैं, पूनम ने कहा। तुम इतनी रात में? लौट जाओ, मेरे जख्मों पर नमक न लगाओ। नहीं, मैं तुमसे क्षमा मांगने आती हूँ, पूनम ने विनम्रता से कहा। नहीं नहीं पूनम, तुम मुझे माफ़ कर दो। मेरी औकात ही नहीं है। मेरी वजह से तुम्हें नीचा दिखाना पड़ा, उसने कातर स्वर में कहा। ऐसा क्यों? क्या तुम नहीं चाहते थे कि समाज में मेरा कोई स्थान न हो? ऐसा नहीं है पूनम। तुम एक ऐसे पिता की बेटी हो जो सिर्फ पैसे वाले ही नहीं हैं, उनका समाज में भी बहुत बड़ा स्थान है। और मैं एक बिन माँ बाप का अनाथ कोई भी कुछ भी कह सकता है, बसंत ने कटाक्षपूर्ण तरीके से कहा। अच्छा, तो क्या मुझे इस रात में थोड़ी सी भी जगह भी न दोगे? जगह तो मेरा सब कुछ है, लेकिन मेरा समाज मुझे इसकी इजाज़त नहीं देता है। और मैं अनाथ हूँ। मुझे अपनी हैसियत का अंदाज़ा भी हो चुका है।
बसंत ने बेबसी से कहा। कुछ लोग कहते रहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूनम ने चेयर पर बैठते हुए कहा, हो सकता है कि तुम्हें कुछ कहने की हिम्मत किसी में नहीं हो, पर मेरे साथ ऐसा नहीं है। बसंत ने लगभग हार कर कहा, ठीक है, मैं जा रही हूँ, पर एक बात याद रखना, मैं निर्दोष हूँ और तुमने मुझे समझने में बहुत बड़ी भूल की है। पूनम चली जाती है। बसंत अवाक सा तकता रहता है। न जाने कब तक वह सोया रहता है। अगर नौकर उसे न जगाता, आँख खुली तो उसने पाया कि नौकर उसे जगा रहा था। मालिक अभी अभी एक आदमी यह खत देकर गया है। बसंत अवाक सा खत पढ़ने लगा। मेरे देवता, मेरे सर्वस्व, आशा है आपको रात भर सुख की नींद आती होगी। मैं कल कुछ आपसे कहने आती थी, क्योंकि मुझे कल ऐसा लगा कि प्यार दुनिया का वह अनमोल सच है जिसके लिए कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। नारी समाज के लिए एक खिलौना है जिसके बारे में पुरुषों ने कभी यह सोचा ही नहीं कि नारी के अंदर भावनाओं का एक सागर भी होता है। लेकिन हया और बहुत कुछ ऐसा भी होता है कि वह खुद को जाहिर नहीं कर पाती है। वेदनाओं को भी भीतर ही भीतर मरना पड़ता है। मैं सारी दुनिया छोड़कर आई थी, यह बताने की कोशिश कर रही थी कि रमेश एक गुंडा किस्म आदमी है। उसने मेरे पिता को ब्लैकमेल कर रखा है, मुझसे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता है। मैं इस जीवन में सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन आपने मुझे ठुकराया। अब मेरे जीवित रहने का कोई मतलब है ही नहीं। मैं जा रही हूँ। यह पत्र जब तक आप तक पहुँचेगा तब तक मैं जा चुकी होंगी। अनंत की ओर आपकी पूनम। पत्र आंसू से भीग चुका था। बसंत पागलों की तरह पूनम के घर की ओर भागा, जैसे उड़ते हुए पक्षी को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। बेटा, बड़ी देर कर दी आने में। पूनम ने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया। अब तो सब कुछ खत्म हो गया है, पूनम के पिता ने रोते हुए कहा। बसंत की पथराई आंखें अनंत में पूनम को ढूंढ रही थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।